Force on the side wall of a dam. Now, water stands at a depth d behind the vertical upstream face of a dam as shown in the figure. Let W be the width of the dam. Find the resultant horizontal force exerted on the dam by the gauge pressure of the water. The net torque due to the gauge pressure of the water exerted about a line through O parallel to the width of the dam. Where is the line of action of the equivalent resultant force? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें एक डैम है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। और ये जो साइड वॉल है डैम की वॉल है, इस पे अपने को ये पता लगाना है कि जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितनी फोर्स लगाएगा, पहला पार्ट ये। तो देखो, वी ऑल नो कि लिक्विड के केस में जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ वेरी करता है, करेक्ट ना। लिक्विड के केस में जो आपका प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ वेरी करता है। तो मान लो ये आपकी डैम की वॉल है ना, ये हमारी डैम की वॉल है, लाइक दिस, ठीक। और इसमें पानी भरा हुआ है, मैं पानी नहीं बना रहा हूं, बस मैं ये राइट वाली वॉल बना रहा हूं, ठीक है। और ये पॉइंट O है, और ये आपकी डेप्थ है D, और ये विड्थ है W। अब ये बताओ, अगर तुम इस पूरे सरफेस पे देखोगे तो सरफेस तो प्लेन है, बट क्या प्रेशर राइट वॉल पे हर एक जगह सेम होगा? थिंक एन आंसर। तो यू विल से नो सर, क्योंकि लिक्विड में प्रेशर डेप्थ के साथ चेंज होता है। तो प्रेशर ऑन द राइट वॉल इज वेरिएबल, समझ गए? तो अगर प्रेशर वेरिएबल है तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते ना, याद है ना इसकी लिमिटेशन, कि ये तभी लगती है जब पूरे सरफेस पे प्रेशर हर जगह सेम हो और तुम्हारा जो सरफेस हो वो प्लेन सरफेस हो। तो यहां पे आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो प्रेशर हाइट के साथ डेप्थ के साथ चेंज होता है। तो मान लो आप यहां पे, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हमने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक, कितनी डेप्थ पे से एट अ डेप्थ ऑफ y, और थिकनेस कितनी dy। तो यहां पे जो एक्सेस गेज प्रेशर होगा, देखो हमें गेज प्रेशर से मतलब है, यहां पे गेज प्रेशर का मतलब हो गया द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होगा रो जी वाई ना, ये हमने फंडामेंटल में पढ़ा है कि लिक्विड में अगर तुम नीचे जाते हो तो जो गेज प्रेशर होता है वो कितना होता है? रो जी वाई। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालोगे तो पी नॉट प्लस रो जी वाई होता है, बट हमें तो किसकी फोर्स निकालनी है? गेज प्रेशर की, ठीक। अब ये देखो, ये जो स्ट्रिप है, तुमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली। क्यों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली? जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि अगर वर्टिकल वेरिएशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे प्रेशर का, अगर हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरी कर रहा है तो वर्टिकल स्ट्रिप लोगे। अब यहां पे आप इनफिनिटेसिमल फोर्स निकाल लो। जो पानी है वो इस पे एक इनफिनिटेसिमल फोर्स लगाएगा इस स्ट्रिप से परपेंडिकुलर, यानी इधर ना, इधर फोर्स लगाएगा कितना? डीएफ, ठीक है। अगर आप साइड व्यू देखोगे समथिंग लाइक दिस, तो ये आपको पॉइंट O दिखेगा ना, और ये आपको Y दिखेगा, और ये स्ट्रिप है डी वाई, और ये फोर्स दिखेगी DF, और ये पूरी हाइट कितनी है? ये हाइट है D, ये वॉल हो गया। तो इसके वजह से जो DF होगा वो होगा द गेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द इनफिनिटेसिमल एरिया। तो इट विल रो जी वाई, और आपका जो एरिया स्ट्रिप का होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा लेंथ इज W dy, करेक्ट। अब जो नेट फोर्स होगी वो वेक्टर इंटीग्रल हो जाएगी, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस प्रॉब्लम्स में। वेक्टर यूजुअली हम अलग अलग एक्सेस पे इंटीग्रेट करते हैं, बट अगर 1D केस है तो आप वेक्टर साइन हटा के स्केलर की तरह इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहां पे तुम देखो, जहां पे भी स्ट्रिप लोगे उसका डीएफ राइट साइड ही बनेगा, ठीक। तो इट्स अ वन डायमेंशनल केस, 1D केस है। तो दिस इज समथिंग fortunate for us, we don't need to take the components in vector integral, और आप केवल वेक्टर साइन हटा दीजिए तो ये हो जाएगा
रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई। वाई की लिमिट कहां से कहां लगेगी? 0 से वाई रन करेगा कैपिटल डी तक। अच्छा, रो इज कांस्टेंट क्योंकि डेंसिटी तो वैरी कर नहीं रही है। जी इज कांस्टेंट, डब्ल्यू इज कांस्टेंट, विल गेट व्हाट? वाई डी वाई फ्रॉम 0 टू डी। तो आपकी फोर्स आ जाएगी रो जी डब्ल्यू वाई स्क्वायर बाई 2 0 से डी। तो ये आ जाएगा रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 2। तो ये तुम्हारी फोर्स आ गई डैम के वॉल पे। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द गेज प्रेशर ऑफ द वाटर। रो जी विथ डेप्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये पहले पार्ट का आंसर आपका आ गया। फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द डैम बिकॉज ऑफ द गेज प्रेशर ऑफ द वाटर। करेक्ट। अच्छा, यहां गेज प्रेशर की फोर्स आपने निकाल ली है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की फोर्स निकालते तो डेल्टा पी की जगह पी ले लेते और उसमें पी में क्या रखते? पी नॉट प्लस रो जी वाई। पी नॉट प्लस रो जी वाई ना। यहां तो गेज प्रेशर की फोर्स पूछा है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, द नेट टॉर्क ड्यू टू द गेज प्रेशर। अब देखो पूछ रहा है कि जो नेट टॉर्क लगेगा गेज प्रेशर की वजह से ओ के अबाउट, लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द डैम, वो कितना लगेगा? तो एक एक्सिस बता दी गई है हमारी एक्सिस, क्योंकि टॉर्क हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो ये तुम्हारी एक्सिस दी है, लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू द विड्थ। ये तुम्हारी एक्सिस हो गई जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। ठीक। तो अगर आप इस फिगर में देखोगे, या मैं एक नया फिगर बना दे रहा हूं टॉर्क के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया ओ, और ये तुमने एक स्ट्रिप ली थी एट अ डेप्थ वाई, थिकनेस डी वाई, और ये पूरा था कैपिटल डी। और यहां तुम्हारी जो फोर्स आई थी वो डीएफ थी। ठीक। तो वी नॉट टॉर्क, पहले आप डीएफ का ओ के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो इसका मूवमेंट आर्म देखोगे। मूवमेंट आर्म का मतलब क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सेस। ये हमारी एक्सेस है जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ये हमारा मूवमेंट आर्म होगा। तो ये हो जाएगा डी माइनस वाई। ठीक। अब देखिए टॉर्क आएगा किधर? तो मूवमेंट आर्म क्रॉस इट एफ, यानी आपका टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, और इसको मैं डी टाउ लिख देता हूं। ठीक है। अब देखो पानी की जो फोर्स है वो क्या चाह रही है? कि ये वॉल रोटेट कर जाए। समझ रहे हो? अब ऑफ कोर्स यहां पे जो बेयरिंग्स है, जो फिक्स सपोर्ट्स है, वो एक एंटी काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे होंगे ना। वो एंटी काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे होंगे जो इस टॉर्क को बैलेंस करेगा, तभी तो वॉल इंटैक्ट है। क्योंकि देखो अगर केवल पानी की फोर्स का टॉर्क निकाल रहे हो तो वो चाह रहा है कि वॉल इधर गिर जाए। अब डी टाउ कितना होगा? तो डी टाउ होगा डीएफ इंटू मूवमेंट आर्म। तो डी टाउ की वैल्यू आ जाएगी व्हाट वाज डीएफ? तो डीएफ हमारा कितना था? हम यहां से इक्वेशन से देख ले। तो डीएफ की वैल्यू थी रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई, रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई, रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई। और आपका जो आर है मूवमेंट आर्म वो कितना है? वो है डी माइनस वाई। अब नेट टॉर्क, अगेन ये वन डायमेंशनल केस है। सभी टॉर्क देखो तुम्हारे इनसाइड होंगे ना। ये वाला टॉर्क इनसाइड आया है डी टाउ। क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज तो उसका रोटेशनल इफेक्ट है, टॉर्क तो एक्सियल वेक्टर होता है इनसाइड। तो सभी टॉर्क इनसाइड है, तो आप वेक्टर साइन हटा के सिंपली स्केलर की तरह इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा रो जी वाई डब्ल्यू डी माइनस वाई इंटू डी वाई। वाई की लिमिट 0 से लेके कहां तक? कैपिटल डी तक। तो व्हाट आर द क्वांटिटीज जो आपकी बाहर आ जाएंगी? तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी रो जी डब्ल्यू, यू विल गेट डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई विद इन द लिमिट्स 0 से डी। तो टॉर्क आ जाएगा रो जी डब्ल्यू, यह आ जाएगा आपका डी वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 विद इन द लिमिट्स 0 से डी। ठीक। तो आपकी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी रो जी डब्ल्यू, अब आप यहां डी रख दीजिए, तो डी क्यूब बाई 2 माइनस डी क्यूब बाई 3, 0 विल बी 0।
So you can take rho g w d cube as a common factor, half minus 1 by 3. तो ये आ जाएगा rho g w d cube, 3 minus 2 will be 1, 1 by 6. तो आपका जो टॉर्क की वैल्यू आ गई ओ के अबाउट, वो कितनी आ गई, रो जी डब्ल्यू डी क्यूब बाई 6. तो ये तुम्हारा टॉर्क आ गया जो वाटर का गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर लगा रहा है किस एक्सेस के अबाउट, एक्सेस पासिंग थ्रू ओ के अबाउट. ये सेकंड पार्ट हो गया प्रॉब्लम का. ठीक. अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है अपने से, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, वेयर इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स. इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां होगी, समझना. अब देखो इसको कैसे पता लगाओगे. अगर तुम एक मॉडल एज्यूम करो जिसमें तुम ये मानो कि एक सिंगल फोर्स वॉल पे लग रही है, तो वो सिंगल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड होगी, ये हमें पता लगाना है. ठीक. तो आपने क्या किया, आपने इस पे देखिए नेट टॉर्क निकाल लिया. ठीक. अब आप एक मॉडल एज्यूम कीजिए कि ये पॉइंट है ओ. ठीक. और ये तुम्हारी वॉल है जिसकी हाइट है डी, और तुम्हारी जो इक्विवेलेंट फोर्स है वो ये मान लीजिए आप एफ इक्विवेलेंट, और ये इसका मूवमेंट आर्म ले लो, यही हमें पता लगाना है. इसको आप ले लीजिए से कुछ भी, से एक्स या एक्स ले लेते हैं. ठीक. तो ये इक्विवेलेंट फोर्स हो गई और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई. एक मॉडल आप मान रहे हो कि अगर एक अकेली फोर्स लगा दो. ठीक. तो अब देखो ये जो टॉर्क लग रहा है, अगर ये इक्विवेलेंट फोर्स अकेले लगेगी तो ये इतना ही टॉर्क देनी चाहिए. तो इसका जो टॉर्क आएगा, टॉर्क ऑफ इक्विवेलेंट फोर्स, वो आ जाएगा एफ इक्विवेलेंट इंटू व्हाट, इंटू एक्स ना, एफ इक्विवेलेंट इंटू एक्स. ठीक. और ये किससे इक्वेट कर दीजिए आप, ये आप इक्वेट कर दीजिए किससे, जो आपका टॉर्क आया है. और एफ इक्विवेलेंट कितनी आई है, नेट फोर्स, तो वो आपने निकाला हुआ है. नेट फोर्स हमारी कितनी आई थी, रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 2, रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 2. तो यू विल गेट द इक्वेशन रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स, और टॉर्क की वैल्यू है रो जी डब्ल्यू डी क्यूब बाई 6. अब रो जी डब्ल्यू कैंसिल, डी स्क्वायर ये कैंसिल, ये हो गया 3. तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई डी बाई 3. तो ये तुम्हारे इक्विवेलेंट फोर्स का क्या आ गया, लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस आ गया ओ से. ठीक. तो ये आपकी इक्विवेलेंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस ओ से आ गया डी बाई 3. ठीक. तो ये आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई. तीनों पार्ट्स हमने इसके कर दिए. गॉट इट. फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ डैम.